नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां से उन खबरों की बात होती है जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। उन खबरों पर जुड़ने के लिए हम आपके सामने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ सवाल भी पूछते हैं, जिसका जवाब आप देख सकते हैं जनमत में। तो चलिए बिना समय गवाए जनमत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उन खबरों को आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन सी खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए, महत्वपूर्ण खबर है बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड, और इस हत्याकांड में एक के बाद एक गुत्थी जो उलझी हुई थी सुलझती जा रही है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार जांच कर रही है। 4 लोगों का नाम सामने आ चुका है, 2 फरार हैं, 2 गिरफ्तार हैं। क्या है इस पूरे मामले में अब तक का अपडेट, विस्तार से जनमत में होगी इसकी चर्चा। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, बात होगी सिद्दीकी के काले सच की। बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिकल फिगर होने के साथ साथ एक ऐसे इतिहास को भी अपने साथ जोड़ते हैं जो काला इतिहास है। बाबा का नाम कई ऐसी चीजों में आया है जो बाबा को एक ऐसा फिगर बताता है जो काला सच है उसे सामने बताता है। डी वर्ड से किस तरह इनके कनेक्शन थे, अंडरवर्ल्ड से कैसे कनेक्शन थे, गरीबों की जमीन को कैसे हथियाया, तमाम जो प्रकरण है इस पर विस्तार से बात होने वाली है जनमत में। इसके अलावा लॉरेंस का अल्टीमेटम, अभी तक हत्याकांड में कहा जा रहा है कि हत्याकांड दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसे अंजाम दिया है, और ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है क्योंकि सलमान से बाबा सिद्दीकी के संबंध रहे हैं, इसलिए लॉरेंस ने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि सलमान से जुड़े हुए हर शख्स के लिए अलार्म बज चुका है। पूरी कहानी विस्तार से जनमत में। इसके साथ ही साथ जिहाद की फैक्ट्री की भी बात होगी। दरअसल बाल संरक्षण आयोग ने कहा है कि मदरसों की तालीम जो होती है वो खतरनाक है, मदरसों को फंडिंग रोक देनी चाहिए, मदरसों को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यहां से जो तालीम दी जाती है उससे कई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो देश की सुरक्षा के लिए घातक है। राइट टू एजुकेशन के नॉर्म्स को मदरसे फॉलो नहीं करते हैं। ये जिहाद की फैक्ट्री है, कैसे, विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही साथ आज बात उन डॉक्टर्स की भी होने वाली है जो अपनी साथी को न्याय दिलाने के लिए बीते कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो डॉक्टर्स जो पश्चिम बंगाल की सरकार की बेरुखी का सीधे सीधे परिणाम भुगत रहे हैं। यहां पर आज एक डॉक्टर की तबीयत बिगड़ती है, लेकिन ममता सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ये कहानी क्या कहती है, इस पर भी होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात उस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जिसकी चर्चा इस वक्त देश के घर घर में हो रही है। मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की दरअसल शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्दीकी इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के साथ जुड़ गए थे। 48 सालों का उनका कांग्रेस के साथ नाता रहा, लेकिन फरवरी में वो अजीत पवार की एनसीपी के साथ जुड़ जाते हैं। हत्या के 28 घंटे के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली। लिखा कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसने 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग कराई थी। अब इस मामले में जेल में ही लॉरेंस से पूछताछ भी कराई जाएगी। सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उधर हरियाणा और यूपी के शूटर्स ने हत्या को अंजाम दिया है। 4 शूटर्स का नाम सामने आया है, जिसमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। खास तौर से एक शूटर जो हरियाणा का है, गुरमेल, 7 दिन की रिमांड पर भी भेजा जा चुका है। और दूसरी तरफ धर्मराज कश्यप जो अपनी उम्र को लेकर ये कह रहा है कि वो नाबालिग है, हालांकि इस पर जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से 2 शूटर्स आते हैं, जिसमें से धर्मराज जो पुलिस कस्टडी में है और दूसरा शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा जो अभी फरार चल रहा है। तीसरा गुरमेल जिसे कि 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है, और चौथा मोहम्मद जीशान जिसका नाम सामने आया है, वो भी फरार है। जांच एजेंसियां डटी हुई हैं इन फरार आरोपियों को पकड़ने में। 40 दिन में
मुंबई में ही 40 दिन से ये तमाम जो आरोपी थे वो रह रहे थे, रेकी कर रहे थे बाकायदा। सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की बड़ी रेकी की गई थी। इन सब के बीच सिद्दीकी को एक खास सिक्योरिटी भी मिली थी। बावजूद उसके ये हत्या इसलिए हुई क्योंकि घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी भी बंद थे। ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की और इनमें बाबा सिद्दीकी को गोली लगी। 2 गोलियां उनके पेट में, 1 सीने पर लगी। घटना के वक्त तीनों आरोपियों ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। मुंबई पुलिस के अनुसार हत्या में शामिल शूटर लॉरेंस के एसोसिएट गैंग रोहित गोदारा से जुड़े हुए हैं। आरोपियों ने 9.9 mm के पिस्टल से सिद्दीकी को गोली मारी थी और ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जो एक बार में 13 गोलियां अपने बैरल से छोड़ सकती है। ऐसी पिस्टल पंजाब में लॉरेंस के कई मेंबर्स के पास से मिल चुकी है। मुंबई पुलिस ने सिद्दीकी की हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है। हत्या में शामिल आरोपियों के नाम शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह और चौथा आरोपी मोहम्मद जीशान बताया जा रहा है। शिवा और धर्मराज दोनों ही यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। दोनों का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है और धर्मराज और गुरमेल को गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी। फिलहाल 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। उसे ही हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। जो फरार आरोपी है उनके लिए कहा जा रहा है, जो गौतम है वो करीब 5-6 साल से पुणे में स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम कर रहा था। कुछ महीने पहले ही उसने धर्मराज को भी पुणे बुलाया था। हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले व्यक्ति ने शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप की मुलाकात गुरमेल से कराई थी। 7 जून को ही गुरमेल रिहा हुआ था पटियाला जेल से। जेल में वो गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आया था। जमानत मिलने के बाद वो मुंबई चला गया था। 6 जून को जमानत मिली थी गुरमेल को। दरअसल पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि लॉरेंस गैंग ने ही उसे मुंबई बुलाया था, जिसके बाद पूरी प्लानिंग करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड के बाद मुंबई के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्रियों के घरों के बाहर भी गश्त की जा रही है। साथ ही सलमान खान पर सिद्दीकी की मौत का गहरा असर हुआ है। वो रात से सो नहीं पाए हैं, ये खबर आ रही है। सलमान के परिवार ने करीबी लोगों से घर न आने की अपील भी की है। सिद्दीकी हत्या के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चेक पोस्ट भी लगा दिए गए हैं। अब क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल हत्याकांड है और इस पर तमाम तरीके से मुंबई में जो स्थिति है वो कई एंगल्स को सामने ला रही है और इन सब के बीच सियासत भी खूब गर्मा चुकी है। इस हत्याकांड पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। खास तौर से जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो अपने आप में कई मायने रख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरीके का हाई प्रोफाइल मर्डर होता है तो इस पर सियासत चमकाने का मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता है। प्रतिक्रियाओं की अगर बात की जाए तो शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले पर कहा कि कल जो घटना हुई वो बेहद चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुंबई पुलिस और सरकार को इस घटना में बहुत सख्त कार्रवाई करनी होगी। जब कोई आपराधिक घटना होती है तो सरकार और पुलिस पर सवाल उठते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहना थोड़ा ज्यादती होगा कि पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो उनकी कुर्सी पर बैठें और फिर गारंटी दें कि ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। संजय निरुपम भी ये कह रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। अलग अलग राज्यों में भी पुलिस की टीम लगाई गई है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मैं खुद इस मामले में ध्यान दे रहा हूं, यह अजीत पवार ने कहा था। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं। और कई प्रतिक्रियाएं इन सब के बीच आई है। क्या कुछ कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, किस तरह से इस मसले को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है, आइए आपको चंद प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर
एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। Collapsed. It has put Maharashtra to shame, Mumbai police to shame. अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने से दो आदमी उधर आके रहते और पुलिस को पता नहीं चलता है किस काम के लिए आए हैं, वो दररोज जाते किधर है। क्या बात, तो हमेशा बात कर रहा हूँ कि पुलिस में इंटरफियरेंस करना बंद कर दो। राजनीतिक दलों का, खास करके सत्ताधारियों का, जो पुलिस के तलाश में जो इंटरफियरेंस हो रहा है, उसके वजह से मुंबई के 12 बज गए। तो दोनों को रिलेट नहीं करना है, लेकिन सरकार जो रॉबिनहुड इमेज बनाना चाहती है ना, ये सरकार को रॉबिनहुड बनने का कोई हक नहीं होता है। सरकार होती है, सरकार ने सरकार का काम करना चाहिए। सरकार रॉबिनहुड नहीं हो सकती। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए। और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी, यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। देखिए, सवाल ये है कि ये एक पॉलिटिकल किलिंग है, क्या ये एक्सटॉर्शन किलिंग है? उनको 15 दिन पहले डेथ थ्रेट आए थे, ये सच है या नहीं? और ऐसे हालत में उनको पुख्ता सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? क्या उनकी हत्या होने दी गई? ये तो बहुत गंभीर बात है। किस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ चल रही है? द कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इन द स्टेट। बहुत दुखद घटना है और जिस तरीके की हिंसा की राजनीति की गई जा रही है, वो उसकी निंदा की जानी चाहिए। राजनीतिक कारणों से बाबा सिद्दीकी बहुत सारे लोगों के टारगेट में थे और वो एक बहुत मौजूद नेता थे और बहुत प्रभावशाली नेता थे। बहुत गहरा दुख है मुझे, मेरे वो व्यक्तिगत मित्र भी थे। मैं उनके इस तरीके से चले जाने और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, उससे बहुत व्यथित हूँ। देखिए, बहुत ही दुखद है और इस प्रकार से राजनीतिक व्यक्ति की या किसी की भी हत्या हो बहुत दुखद होता है। लेकिन एक मुंबई के अंदर एक जाना पहचाना नाम था, बहुत काम करने वाले व्यक्ति थे, तो बहुत ही दुखद है। क्या कहेंगे? अभी फिलहाल जो है 2 लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश से भी हैं जिन्होंने रेकी की और उसके बाद में उनकी हत्या की। नहीं, मैं कहता रहा हूँ बहुत दुखद है। उनको सुरक्षा भी दी गई, पहले धमकी मारने की मिली और मारने के बाद अगर अपराधी खुलेआम कहता है कि मैं मारूंगा और उसके बाद मार देता है, तो पूरी तरीके से सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर है, 100% फेल्यूर है। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। इसमें शक की बात नहीं है, सरकार ही खुद शक के घेरे में है और कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की पूरी बर्बाद हो चुकी है और उसी का परिणाम है कि सत्ता पक्ष के भी नेता वहां पे सुरक्षित नहीं है, उनकी भी हत्या की जाती है। यहाँ छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है
और महाराष्ट्र की स्थिति क्या है अब सबको पता चल गई है। महाराष्ट्र में तो ये परिस्थिति है कि शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा खत्म कर मोदी और शाह की विचारधारा महाराष्ट्र में लाने का जो प्रयास किया जा रहा है और उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था में ये आपको बदलाव देखने मिल रहा है। लेकिन जो घटना घटी है कल वो सबके लिए बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना थी। बाबा भाई एक बहुत अच्छे इंसान, बड़े नेकदिल इंसान, हमेशा हंसते रहने वाला इंसान, सबकी मदद करने वाला व्यक्ति और जो रैक्स टू रिचेस कहते हैं उस तरह के एक इंसान थे। हम लोग के तो बड़े व्यक्तिगत दोस्त थे, हम लोग साथ में काम किए थे। तो ये हमारे लिए एक व्यक्तिगत लॉस है, हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा। अचानक मतलब विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो हुआ है उसके लिए मुंबई पुलिस को और सरकार को बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। और जो भी हत्यारे हैं, 2 हत्यारे पकड़े गए हैं, एक फरार है, बेचारी दौड़ का रहने वाला है। और मुझे बताया गया कि वो लगभग 1 महीने से कुर्ला में कोई फ्लैट लेकर रह रहे थे और उनकी रेकी कर रहे थे। तो उसको यहाँ लाने वाले कौन, उनको सुपारी देने वाले कौन, इस सब की जांच होनी चाहिए। और इस सब की जांच के लिए मुंबई पुलिस और हमारा क्राइम ब्रांच बहुत सक्षम है, बहुत प्रोफेशनल टीम हमारे पास। तो जितना जल्दी हो इसकी छानबीन करें और पता लगाएं कौन से ग्रुप में कौन से लोग हैं। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि बाबा सिद्दीकी, आखिर बाबा सिद्दीकी कौन है? बाबा सिद्दीकी के पीछे क्या कोई काला सच जुड़ा हुआ है? क्या बाबा सिद्दीकी का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन था? दरअसल जिस तरीके से बॉलीवुड ग्लैमर से घिरे रहने वाले सिद्दीकी कई बार सवालों के घेरे में आए, तो आज ये सवाल उठना भी लाजमी है। कई बार विधायक रह चुके हैं, राजनीतिक यात्रा उनकी विवादों के घेरे में रही है, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन को लेकर कई बार उनकी छवि को संदेह के घेरे में देखा गया। तो कौन है बाबा सिद्दीकी? एक रिपोर्ट देख लीजिए। आखिर बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों के मरने पर किसे दुख होगा? जब अतीक जैसे माफियाओं के खात्मे पर कोई दुख नहीं हुआ, तो बाबा सिद्दीकी जिसने न जाने कितनों को बेघर किया, कितनों की जमीनें हड़पी, उसके खात्मे पर तो उत्सव होना चाहिए। अब जिस मुद्दे के बारे में अभिनेता केआरके ने अपने पोस्ट में जिक्र किया और बड़ा आरोप बाबा सिद्दीकी के व्यक्तित्व पर लगाया, उसे भी समझ लेना जरूरी है कि आखिर वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें गड़बड़ झाला करके बाबा सिद्दीकी ने गरीबों की जमीन छीनी और उन्हें खून के आंसू रुलाया। क्या है एसआरए प्रोजेक्ट? एसआरए का मतलब स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। एसआरए प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं का मिलना एक बड़ा आरोप था। 2014 के मार्च महीने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 2012 में अब्दुल सलाम नाम के शख्स ने इसके बारे में शिकायत की। बाबा सिद्दीकी समेत 150 लोगों के खिलाफ उसके बाद मामला दर्ज किया गया था। तो देखा आपने कैसे बाबा सिद्दीकी के खिलाफ एसआरए प्रोजेक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ था। दरअसल बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों के समर्थन में भी अब कई लोग आ गए हैं और उन्होंने आंसू भी बहाए। बॉलीवुड से लेकर अंडरवर्ल्ड तक कनेक्शन रखने वाला बाबा सिद्दीकी एक बार ईडी की रडार पर भी आ चुका है, लेकिन उसके राजनीतिक रसूख की वजह से ही कहा जा सकता है कि कई बार वो लंबी कानूनी कार्रवाई से बच गया। अब ऐसे में उसकी डी कंपनी के साथ होने की पूरी खबर सामने आ रही है। दरअसल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम का वो बेहद करीबी था। सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम के साथ अच्छे रिश्ते थे। बताया जा रहा है कि वो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच मीडिएटर का काम किया करता था। इसी वजह से बॉलीवुड में भी बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी, ड्रग्स की सप्लाई और लोगों को एक्सटॉर्शन के फोन कॉल्स भी किए गए। कुल मिलाकर इस पूरे हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा भी पड़ चुका है। गरीबों का हक मारकर खाने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद विपक्षी नेता सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प तो यह होगा कि अब इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई कैसी रहती है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र चुनाव पर इसका क्या असर होगा। सुदर्शन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बाबा सिद्दीकी के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर वो काला सच जिसके बारे में अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा, कई पहलू हैं और इस पहलू में सबसे बड़ा पहलू यह है कि सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ इशारा कर रही है। क्या है ये कहानी? पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आपने देख ली, पूरी तरह से सियासत सरगर्म है, लेकिन इन सब के बीच सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी अपने आप को भगत सिंह जी का फैन बताने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, जिसका सबसे बड़ा कारण सालों से चली आ रही लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सलमान खान की दुश्मनी बताई जा रही है। लॉरेंस गैंग का आरोप है कि सलमान खान ने
काले हिरण का शिकार किया था। बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण पूजनीय है और सलमान खान ने इसके बाद माफी तक नहीं मांगी, जिसके चलते अब यह कदम उठाना पड़ा। लॉरेंस और सलमान की दुश्मनी को कई साल हो चुके हैं। तो आइए आप जरा ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता देते हैं कि ये दुश्मनी कितनी पुरानी है और कितनी बड़ी दुश्मनी ये बन जाती है। बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी साल 1998 के समय शुरू हुई, जब ब्लैक बक शिकार मामले में सलमान खान का नाम आया था। काला हिरण काला चिंकारा की बात है। काले हिरण को बिश्नोई समाज ईश्वर स्वरूप मानता है, उसकी पूजा होती है, पूजता है। साल 2018 में ही लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी दी थी। 2018 में पहली बार जान से मारने की धमकी दी गई थी। 2018 में सलमान की हत्या की पूरी साजिश भी रच ली गई थी। 2022 में एक चिट्ठी के माध्यम से सलमान खान को धमकी दी गई। चिट्ठी में स्पष्ट लिखा था कि सिद्धू मूसेवाला के जैसा ही सलमान खान का हाल कर दिया जाएगा। ये जो चिट्ठी में बातें लिखी गई थी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल 2024 की सुबह भी फायरिंग हुई थी और उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद भी सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो ये जो दुश्मनी है वो कितनी पुरानी है, आपको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया। वहीं अब आपको जरा ताजा मामले में लॉरेंस गैंग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी बता देते हैं। तो ताजे मामले में लॉरेंस गैंग का कहना है कि वो अपनी विरासत की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, विरासत की रक्षा के लिए, और सिद्दीकी की हत्या को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लॉरेंस गैंग को टैग करते हुए शुभु लोंकर महाराष्ट्र नाम से एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में लिखा हुआ है कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना भी था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की गई है और अब इसी सोशल मीडिया पर पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले इनकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जिम्मेदारी लेने वालों की पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट शुभु लोंकर ने डाली है। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोंकर का लॉरेंस गैंग से जो कनेक्शन है वो कनेक्शन क्या है। जांच की जा रही है कि क्या लोंकर ही शुभम लोंकर है जिसे अंकोला में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। तब शुभम ने पुलिस को बताया था कि उसकी बातचीत अनमोल बिश्नोई से होती है। तो ये तमाम बातें जो सोशल मीडिया पोस्ट के बाद से सामने आई और इस पर पुलिस अब जांच कर रही है। वही आइए आगे बढ़ते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। इस घटना ने न केवल सिद्दीकी के जीवन को खत्म किया बल्कि ये भी दिखाया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रभाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते भी हैं कि लॉरेंस का ये जो पूरा गैंग का जाल है वो कैसे फैल रहा है। भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक जुर्म का साम्राज्य फैला है। कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था। गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से इसने गठजोड़ किया और अब पूरे नॉर्थ इंडिया में यानी पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक ये अपना पैर फैला चुका है। ये गैंग, इस गैंग का जाल फैला हुआ है। इसके अलावा देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, कनाडा और रूस तक फैल चुका है ये गैंग। लगभग 1500 शार्प शूटर्स इस गैंग में शामिल हैं। तो
तो बिश्नोई गैंग के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि कहां-कहां तक ये गैंग फैल चुका है। यूं तो कई मेंबर्स हैं, लेकिन इसकी टॉप लीडर्स हैं। कौन-कौन हैं? आइए इस गैंग के कुछ टॉप लीडर्स के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो गोल्डी बराड़ जो कनाडा में है, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालने की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ पर ही है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए में गैंग रोहित गोदारा देखता है। इसके अलावा पुर्तगाल, यूएसए, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है। इसके साथ ही साथ काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है। काला जठेड़ी की जिम्मेदारी है हरियाणा और उत्तराखंड को संभालना। पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। तो ये पूरा किस तरह से गैंग काम करता है और इस गैंग को किस किस इलाके में किसने किसने संभाल रखा है, इसकी हमने फुल डिटेल आपके सामने दे दी है। वहीं इस वारदात से पहले भी लॉरेंस गैंग कई हाई प्रोफाइल घटनाओं को ताबड़तोड़ अंजाम दे चुका है, जिनको वो अपने गैंग और अपने लोगों पर हुए हमले का प्रतिशोध बताता है। लॉरेंस गैंग ने पिछले कुछ समय में कुछ बड़े घटनाओं को अंजाम दिया। आपको बताते हैं कि लॉरेंस गैंग ने किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है। तो आइए जरा उन घटनाओं पर भी एक नजर जल्दी से डालते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में भी लॉरेंस गैंग का नाम ही सामने आया था। इसके साथ ही साथ कर्णी सेना नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में भी इस गैंग के ऊपर ही सवाल उठे थे। इसके बाद पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन और गिप्पी ग्रेवाल की कनाडा स्थित घर पर फायरिंग की घटना में भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम सामने आया था। हाल ही में दिल्ली में हुआ नादिर हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नाम सामने आया था। तो इन तमाम बड़ी घटनाओं में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम शामिल है। किस तरीके से गैंग काम करता है, कहां कहां इसके नेटवर्क है, वो तमाम बातें हमने आपके सामने रखी। लेकिन इन वारदातों का दौर न जाने कब रुकेगा, ये कोई नहीं बता सकता। पर अगर सलमान खान कुछ देर के लिए अपनी अकड़ को भूलकर बिश्नोई समाज की आस्था को ख्याल में रखते हुए माफी मांग लेते तो शायद हालत यहां तक पहुंचते ही नहीं। और आइए इसी के साथ जनमत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और जनमत में बात होगी उत्तर प्रदेश की बहराइच की, जहां आज जिहादियों ने हिंदू आस्था पर हमला किया है। मुस्लिम समुदाय के घर के सामने से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान मुस्लिम समुदाय की तरफ से पथराव के बाद गोली चला दी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें एक युवक की मौत भी है, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। जिले के रेहुआ मंसूर गांव की प्रतिमा विसर्जन के लिए यहां से लोग निकल रहे थे और तभी शोभा यात्रा हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार पहुंचती है। इसी दौरान प्रतिमा पर लोगों ने पथराव शुरू किया। सूचना महाराजगंज बाजार पहुंची तो लोगों ने वाहनों में तोड़ फोड़ कर आग लगा दी। 4 मकान जलकर राख हो गए। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएससी के जवान भी तैनात हैं। बड़ा सवाल यह है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हम अपनी मर्जी से न तो पूजा कर सकते हैं, न शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। और अगर किसी विशेष धर्म के लोगों के इलाके से वो शोभा यात्रा निकलती है तो वहां पर पथराव क्यों होता है? ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान बनता जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। अगला सवाल भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के हालात भी कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की कहानी भी सुन लीजिए। जिहादी षड्यंत्र यहाँ पर फल फूल रहा है लगातार। पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद और लैंड जिहाद की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब थूक जिहाद की घटना जब सामने आई है तो फिर से सवाल खड़े हुए हैं। पिछले दिनों देहरादून स्थित इनामुल्लाह बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट में थूक डालकर रोटी बनाने का मामला सामने आया था, तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी अब थूक डालकर चाय बनाने का मामला सामने आया है, जिस पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर स्थित किच्छा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी मैदान में नागरिक अभिनंदन समारोह में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद नहीं चलेगा।
दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक याद कर रहे हैं, ये थूक याद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए, जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी, और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, अनेक ऐसे निर्णय ले रहे हैं, जो निर्णय हमारे कुछ कठोर हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी है हम उसको भी ले रहे हैं। तो कठोर निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे, जो जरूरी है, अनिवार्य हैं, वैसे निर्णय ही ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अनिवार्य होने चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को सबक जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ जनमत की कहानी को यहां खत्म करेंगे, विस्तार की कहानी को, लेकिन फटाफट अंदाज में सुपर 50 आपका इंतजार कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जनमत जारी रहेगा और आप देख सकेंगे सुपर 50 फटाफट अंदाज में।